हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको बहुत सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको ग्रामर के कई स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेंगे। तो इसका जो ट्रांसलेशन का पार्ट है मैं आपको बिल्कुल ईजिली समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को फिर हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ब्लेमिंग अदर्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ब्लेम करने का मतलब होता है किसी को दोष देना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ब्लेमिंग अदर्स मतलब कि दूसरों को दोष देना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है और शीर्षक है। और जैसा मैंने आपको बताया, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सुनकर आपको मज़ा आएगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे अ मैन वेंट फॉर अ वॉक ऑन द बीच। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य बनाया जाता है वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो वेंट है ये गो की सेकंड फॉर्म है। गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया। वन डे एक दिन, अ मैन वेंट एक आदमी गया, फॉर ए वॉक। वॉक का मतलब होता है टहलना। और दोस्तों, ये जो वर्ड है WALK, जो इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है वॉक। और वॉक का जो वॉक है ये एक वर्ब भी है, नाउन भी है। यदि आप इसे वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है चलना, मतलब पैदल चलना, टहलना। और वॉक का मतलब सैर करना भी होता है। तो ये यहाँ पर इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। वेंट फॉर ए वॉक मतलब एक टहलने के लिए गया। ऑन द बीच, बीच का मतलब होता है समुद्र का जो तट होता है उसे बीच कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन एक आदमी समुद्र के तट पर वॉक करने के लिए, मतलब कि घूमने के लिए कह सकते हैं, टहलने के लिए गया। चलिए आगे देखिए। ही सॉ दैट अ शिप फुल ऑफ पैसेंजर्स स्ट्रक अ रॉक एंड ड्राउंड। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों, ये जो वर्ड है SAW, बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं, जो कि एक गलत प्रोनाउंसिएशन है। तो आपको इसको सा नहीं पढ़ना, आपको इसको सॉ पढ़ना, SAW। और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। तो क्या मतलब हुआ? ही सो उसने देखा, दैट की अ शिप, शिप का मतलब होता है पानी वाला जहाज। एक शिप मतलब एक जहाज, फुल ऑफ पैसेंजर्स मतलब जो यात्रियों से पूरी तरह से भरा हुआ है, फुल है। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब टकराना, लगना, और वो लग गया मतलब टकरा गया। अ रॉक मतलब एक चट्टान से। एंड ड्राउन, ड्राउन मतलब डूबना, और ये सेकंड फॉर्म है एंड ड्राउन, और वो डूब गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने देखा कि एक यात्रियों से पूरी तरह से भरा हुआ जहाज वो एक चट्टान से टकराया और वो डूब गया। चलिए आगे देखिए। ऑल द पैसेंजर्स ड्राउंड एंड डाइड। क्या मतलब हुआ? ऑल द पैसेंजर्स मतलब सभी यात्री, ड्राउंड वो डूब गए, एंड डाइड और उनकी मौत हो गई, या कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई। द मैन हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस फ्रॉम द शोर बट कुड नॉट डू एनीथिंग टू सेव दैम। क्या मतलब हुआ? द मैन मतलब वो जो आदमी था, हेल्पलेसली वॉच्ड ऑल दिस। हेल्पलेसली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है असहाय रूप से। और जब हम किसी भी वर्ड में ly लगाते हैं तो एडवर्ब होता है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। तो ये एडवर्ब है हेल्पलेसली। और हेल्पलेस एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है असहाय, असहाय। और ये ly लगने के बाद ये हो जाएगा असहाय रूप से, और ये हो जाएगा एडवर्ब। तो क्या मतलब हुआ? द मैन हेल्पलेसली वॉच, जो आदमी था उसने असहाय रूप से देखा, ऑल दिस इस सब को, मतलब इस पूरी घटना को, फ्रॉम द शोर मतलब कि नदी, फ्रॉम द शोर उस समुद्र के किनारे से, बट लेकिन, कुड नॉट डू एनीथिंग लेकिन कुछ नहीं कर सका, टू सेव दैम उनको बचाने के लिए। और दोस्तों, ये जो दैम है ये उन यात्रियों के लिए यूज़ किया गया जिनकी मौत हो गई। तो ये ऑब्जेक्ट है और उसके लिए दैम का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ कि वो उनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। चलिए आगे देखिए। इन द इवनिंग, इन द इवनिंग मतलब शाम में, ही नरेटेड द सैड इवेंट ऑफ द
शिप्स ड्राउनिंग टू हिज फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? इन द इवनिंग मतलब कि शाम को। ही नरेटेड। दोस्तों नरेट का मतलब होता है किसी को कोई चीज़ समझाना या फिर किसी भी व्यक्ति को कुछ बताना। सिलसिलेवार ढंग से जब हम कोई चीज़ बताते हैं अच्छे तरीके से उसे नरेट किया जाता है, तो उसको नरेट कहते हैं, वर्ब है। और ये सेकंड फॉर्म में नरेटेड। तो क्या मतलब हुआ? शाम में ही नरेटेड द सैड इवेंट। उसने इस सैड इवेंट का मतलब होता है एक उदासी वाला इवेंट, मतलब कि घटना। इस उदासी की वाली घटना को या कह सकते हैं इस दुखद घटना के बारे में, जो कि थी किस बारे में थी? शिप्स ड्राउनिंग्स, जहाज़ की जो डूबने की जो घटना थी, इवेंट मतलब घटना, उससे अपने दोस्तों को उसने नरेट किया मतलब बताया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि शाम को उसने अपने दोस्तों को ये जो शिप की डूबने मतलब कि डूबने वाली जो दुखद घटना थी उसके बारे में अपने दोस्तों को बताया। चलिए आगे देखिए। एवरीवन फेल्ट सैड फॉर द डेड पीपल। क्या मतलब हुआ? एवरीवन फेल्ट सैड, और ये फील की सेकंड फॉर्म है फेल्ट सैड। फेल्ट सैड मतलब महसूस, दुख महसूस किया। एवरीवन फेल्ट सैड, सभी ने दुख महसूस किया, मतलब सभी दुखी हो गए। फॉर द डेड पीपल मतलब मरे हुए लोगों के लिए। चलिए आगे देखिए। वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट। दोस्तों ये जो वर्ड है अनजस्ट, आप इसे नोट कर लीजिए। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, नाइंसाफ़ी, उसे अनजस्ट कहा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? वन मैन सैड, एक आदमी ने कहा, गॉड डिड एन अनजस्ट एक्ट। और एक्ट का मतलब कार्य, मतलब कि भगवान ने एक अन्यायपूर्ण या कह सकते हैं कि नाइंसाफ़ी वाला काम किया है, अन्यायपूर्ण काम किया है। टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल। क्या मतलब हुआ? टू किल वन सिनर। दोस्तों सिनर का मतलब होता है पाप करने वाला, जिसे हम पापी कहते हैं, पापी या गुनाहगार, उसे सिनर कहा जाता है। और सिन का मतलब होता है पाप, और सिनर मतलब पाप करने वाला या पापी। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? टू किल वन सिनर मतलब एक पापी को मारने के लिए, या कह सकते हैं गुनहगार को मारने के लिए, अबोर्ड जो कि अबोर्ड द शिप जो कि जहाज पर था। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने दूसरे अन्य इनोसेंट मतलब कि मासूम या कह सकते हैं निर्दोष लोगों को मार दिया है। दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और जब हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो इस लाइन का पूरे का मतलब आप समझ ही गए होंगे। उसमें उसने क्या कहा कि टू किल वन सिनर अबोर्ड द शिप, मतलब एक पापी को जो कि जहाज पर था उसको मारने के लिए। ही हैज़ किल्ड मैनी अदर इनोसेंट पीपल, उसने दूसरे इनोसेंट मतलब कि निर्दोष लोगों को मार दिया है। चलिए आगे देखिए। एज जैसे, या जैसे ही, एज ही वॉज सेइंग दिस, वह ये कह रहा था। क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज सेइंग दिस, जैसे जैसे ही वह कह रहा था। ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो पिंच है ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है कचोटी। जैसे कोई नोच लेता है या कोई चुटकी भर लेता है तो उसे कचोटी कहा जाता है, जिसकी इंग्लिश होती है पिंच। तो क्या मतलब हुआ? ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट, उसे अपने पैरों में, अपने पैर पर, ऑन हिज फीट उसने महसूस की। क्या महसूस किया? पिंच, एक कचोटी महसूस की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एज ही वॉज सेइंग दिस, जैसा कि वह ये कह रहा था। ही फेल्ट अ पिंच ऑन हिज फीट, उसे अपने पैर पर एक कचोटी महसूस हुई, मतलब उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने मतलब कि चोटी काटी। चलिए आगे देखिए। ही लुक्ड डाउन, लुक की सेकंड फॉर्म है ही लुक डाउन, उसे नीचे देखा। एंड सॉ और देखा। अ रेड एंट, रेड एंट क्या मतलब हुआ कि ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सो अ रेड एंट बाइटिंग हिज टो, और टो का मतलब होता है पैरों की उंगली को टो कहा जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। एंड सो और देखा। अ रेड एंट मतलब एक लाल चींटी। बाइटिंग हिज टो, उसकी पैर की उंगलियों को उंगली पर काट रही है। बाइट मतलब काटना, काट रही है। मैनी अदर रेड एंड्स, और अन्य कई लाल चींटियाँ वर अराउंड, वो आसपास थीं। चलिए आगे देखिए। इन एंगर मतलब कि गुस्से में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट। दोस्तों ये जो वर्ड है स्टैम्प, आपने अक्सर सुना होगा। स्टैम्प का मतलब होता है मोहर लगाना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है पटकना। तो इसका मतलब पटकना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन एंगर मतलब गुस्से में, या कह सकते हैं क्रोध में। ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, वह अपने पैर को पटकने लगा।
एंड क्रश्ड, और क्रश मतलब होता है कुचलना, एंड क्रश्ड उसने कुचल दी मैनी रेड एंड्स, कई लाल चींटियों को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि गुस्से में वह अपना पैर को पटकने लगा, स्टार्ट स्टैम्पिंग, अपने पैर को पटकने लगा, पैरों को। दोस्तों ये FEET फीट, फीट मतलब एक ये प्लूरल है तो उसे फीट पढ़ा जाएगा, और ये प्लूरल है। तो क्या मतलब हुआ कि गुस्से में ही स्टार्टेड स्टैम्पिंग हिज फीट, वह अपने पैरों को पटकने लगा, एंड क्रश्ड, और उसने मतलब कुचल दिए, मैनी रेड एंड्स, कई लाल चींटियों को। चलिए आगे देखिए। और दोस्तों यहाँ पर आप इस छोटे से चित्र को भी देख सकते हैं कि उसके पैर के आसपास छोटी छोटी चींटियाँ हैं। चलिए आगे देखिए। सडनली गॉड अपीयर्ड एंड सेड, क्या मतलब हुआ दोस्तों? सडनली का मतलब होता है अचानक, और अपीयर का मतलब होता है दिखाई देना, सामने आ जाना या फिर प्रकट होना, और ये सेकंड फॉर्म है, और इसका मतलब मालूम पड़ना, दिखाई पड़ना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? सडनली गॉड अपीयर्ड, अचानक ईश्वर या कैसे भगवान प्रकट हुए, एंड सेड, और कहा, लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग मैनी इनोसेंट एंड्स टू किल वन। क्या मतलब है? लुक देखो, हाउ यू आर किलिंग, तुम मार रहे हो, मैनी इनोसेंट एंड्स मतलब कई निर्दोष चींटियों को, टू किल वन एक को मारने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि अचानक भगवान प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि तुम देखो कि तुम कितनी इनोसेंट मतलब कि बेगुनाह को या निर्दोष चींटियों को मार रहे हो, एक चींटी को मारने के लिए। आगे देखिए। एंड और यू वर ब्लेमिंग मी, और तुम मुझे दोष दे रहे थे, फॉर बीइंग अनजस्ट मतलब कि अन्यायपूर्ण होने का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एंड यू वर ब्लेमिंग मी, और तुम मुझे दोष दे रहे थे, फॉर बीइंग अनजस्ट मतलब कि अन्यायपूर्ण होने का तुम मुझे दोष दे रहे थे। आगे देखिए। लुक देखो, एट योर ओन एक्शंस अपने खुद के कामों पर, बिफोर ब्लेमिंग अदर्स दूसरों को ब्लेम करने से पहले, दूसरों को दोष देने से पहले। इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? लुक एट योर ओन एक्शंस बिफोर ब्लेमिंग अदर्स मतलब दूसरों को दोष देने से पहले अपने खुद के कामों को देखो। द मैन फेल्ट अशेम्ड, अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना। तो उसका क्या मतलब हुआ? द मैन फेल्ट अशेम्ड, वो जो आदमी था उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, एंड रियलाइज्ड और उसे एहसास हुआ, हिज मिस्टेक अपनी गलती का। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो कहानी का जो सार है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर दूसरों ही लोगों में हम कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, कभी भी अपनी कमियों को हम सामने नहीं रखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की कमियों को हम बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जबकि अपनी कमियों को हम हमेशा ही इग्नोर करते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से हमें पता चलता है कि दूसरों को ब्लेम करने से पहले, दोष देने से पहले हमें अपने खुद के कामों को भी देखना चाहिए। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।